स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये हमारे 6 नंबर चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलते हैं अपने वीडियो के अंदर। देखिए, डीएनए प्रतिकृतिकरण मतलब डीएनए की प्रतिकृति बनाना या फोटोकॉपी बनाना। तो होता क्या है कि जब भी कोशिका विभाजन होता है या नई कोशिकाएं बनती है तो डीएनए क्या करता है, अपने समान नए अणु बनाता है, अपनी प्रतिकृति बनाता है। तो वो संपूर्ण प्रक्रिया अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए, डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर है कि डीएनए अणु द्वारा अपने समान नए डीएनए अणु बनाने की प्रक्रिया को डीएनए प्रतिकृतिकरण या हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। यानी ये डीएनए है, ये प्रतिकृतिकरण जब रेप्लिकेशन करेगा तो नए डीएनए अणु बनेंगे। अर्थात नए डीएनए का मतलब है डीएनए की कॉपी या रेप्लिका। तो रेप्लिका या कॉपी बनने के कारण इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। सीधी सी बात ये है कि एक डीएनए रेप्लिकेशन करके 2 डीएनए का निर्माण करेगा। डीएनए अपने समान जो नए अणु बनाता है, अपने समान नए डीएनए अणुओं का निर्माण विभिन्न एंजाइमों और न्यूक्लियोटाइडों की सहायता से करता है। तो प्री मैच्योर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनकी सहायता से, और बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। उन एंजाइमों और न्यूक्लियोटाइडों की सहायता से जो डीएनए है वो अपने समान नए डीएनए अणुओं का निर्माण करता है। देखिए, इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वाक्य है, कथन है वाटसन और क्रिक का कि विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवांशिक पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से बचा नहीं जा सकता था। कहने का मतलब है कि जब आनुवांशिक पदार्थ बन गया, उसके अंदर नाइट्रोजन क्षारकों का युग्मन हो गया, तो ये प्रक्रिया संभावित थी कि उसके पश्चात उससे नए अणु बनाए जा सकें। तो ये कह रहा है कि युग्मन की जानकारी के बाद आनुवांशिक पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से बचा नहीं जा सकता है। अर्थात जैसे युग्मन होता है, आनुवांशिक पदार्थ अपने नए अणुओं को बनाने लग जाता है। ये कथन था वाटसन और क्रिक का, जो 1953 में उन्होंने द्विरज्जु मॉडल दिया था। उस टाइम ये उन्होंने कथन इस संबंध में दिया था। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, तो ये वाटसन और क्रिक का कथन है। अब देखिए, डीएनए जो प्रतिकृति होती है या डीएनए जब अपनी फोटोकॉपी बनाता है तो इस संबंध में बहुत सारे मत सिद्धांत दिए गए। उनमें से जो सबसे सर्वमान्य मत था, जो सबसे अच्छा मत था, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, डीएनए प्रतिकृतिकरण के संबंध में प्रचलित सर्वमान्य मत हम यहाँ पर ले रहे हैं, और वो सर्वमान्य मत था मेसलसन और स्टाल का प्रस्तुत अर्धसंरक्षी प्रतिकृति मत, या इसको अपन बोल रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कॉन्सेप्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण और सर्वमान्य मत था, मेसलसन और स्टाल का अर्धसंरक्षी प्रतिकृति मत, या इसको बोलेंगे अपन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कॉन्सेप्ट। देखिए, इस बात को आप समझिए, अर्धसंरक्षी प्रतिकृति मत मतलब आधा सुरक्षित रहता है। कहने का मतलब है, जब डीएनए अपने समान नए अणु बनाता है तो प्रत्येक अणु में एक रज्जु डीएनए का तो पुराना होगा और एक रज्जु की ही मात्र नया बनेगा। यानी आधा रज्जु तो सुरक्षित है वैसा का वैसा, पुराना वाला रज्जु है, और केवल एक रज्जु नया बनेगा। इसलिए ये जो मत है ये अर्धसंरक्षी प्रतिकृति मत है। तो इस मत ने देखिए क्या बताया कि इस मत के अनुसार डीएनए के दोनों रज्जुक एक दूसरे से अलग होकर सांचे या टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। पहले तो दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाएंगे, तो वो एक सांचे की तरह कार्य करेंगे नया डीएनए रज्जु बनाने के लिए।
तो टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हुए कोशिका दरों में उपलब्ध न्यूक्लियोटाइडों के कुंड या पूल से न्यूक्लियोटाइड आकर्षित करके अपने अपने पूरक रज्जु का संश्लेषण करते हैं। तो देखिए डीएनए क्या करेगा, पहले अपने दोनों रज्जु को अलग अलग कर लेगा। इसके लिए एक एंजाइम आएगा हेलिकेज वगैरह जो अपन आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोनों रज्जु को अलग अलग हो जाते हैं और फिर वो दोनों रज्जु को अपने पूरक रज्जु का संश्लेषण कोशिका द्रव्य के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पड़े रहेंगे वहाँ से आकर्षित करेंगे और न्यूक्लियोटाइड और बहुत सारे जो एंजाइम होंगे उनकी सहायता से नए रज्जु का संश्लेषण कर लेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नए बनाए हुए डीएनए अणु में एक रज्जुक तो पैतृक होता है और एक रज्जुक नव संश्लेषित होता है, यानी नया निर्मित होता है। तो इसलिए ये मत होता है अर्धसरक्षी मत, यानी नए डीएनए अणु में एक रज्जुक तो पुराने वाले का हो जाएगा और एक नया बन जाएगा। तो ये अर्धसरक्षी मत है। इसको देखो अपन चित्र की सहायता से कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जैसे डीएनए है पैतृक डीएनए, इसको हमने दोनों ब्लैक कलर से दिखा रखे इसके दोनों रज्जु को। जब इसका अर्धसरक्षी प्रतिकृतन हो जाता है तो देखिए दो डीएनए के अणु इसमें बन चुके हैं। तो यहाँ हमने एक रज्जु को जो काले रंग से लिया है ब्लैक कलर से वो तो पुराना है और जो नीले कलर से बनाया है वो नया रज्जुक है। तो कहने का मतलब है दोनों में एक एक रज्जुक तो पैतृक डीएनए का है और एक एक रज्जुक नया बन चुका है। ये जो नया रज्जुक बना है ये विभिन्न एंजाइमों और जो कोशिका द्रव्य में जो न्यूक्लियोटाइड का जो पूल होता है वहाँ से न्यूक्लियोटाइड उठाकर ये जो रज्जुक होता है ये नए डीएनए का संश्लेषण कर लेता है। तो ये थी अर्धसरक्षी मत। अब इसके आगे अपन इसको सिद्ध करेंगे कि आगे अपन इसको सिद्ध करने वाले हैं कि क्या डीएनए का अर्धसरक्षी प्रतिकृतिकरण होता है क्या, ये सेमी कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट मेथड ये सही है क्या। तो बाकायदा इसको मेसलसन और स्टाल ने अपने प्रयोग से इसको सिद्ध किया है। तो देखिए सिद्ध करना कि डीएनए का अर्धसरक्षी प्रतिकृतिकरण होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए डीएनए की अर्धसरक्षी प्रतिकृतिकरण की सर्वप्रथम जानकारी या जो प्रमाण था वो मेसलसन व स्टॉल ने ई कोलाई जीवाणु पर प्रयोग करके उपलब्ध करवाई। इन्होंने क्या किया, देखिए एक बार आपको इस तरह से शॉर्ट में समझा देते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ई कोलाई जीवाणु ले लिया। इस ई कोलाई जीवाणु को उन्होंने एक ऐसे माध्यम के अंदर संवर्धित करवाया जिसके अंदर N15 थी। नॉर्मल जो नाइट्रोजन होती है वो सामान्य N14 होती है, लेकिन उन्होंने इसका एक समस्थानिक ले लिया, भारी समस्थानिक जो वेट के अंदर भारी था। तो इस माध्यम में ई कोलाई को संवर्धित करवाया। तो इस जो ई कोलाई के जो डीएनए था उस डीएनए में सारे के सारे कई पीढ़ी तक इसका संवर्धन करवाया था N15 के अंदर। तो इस ई कोलाई के डीएनए में N15 यानी दोनों रज्जुकों में N15 का समावेश हो गया। अब इसमें इसको क्या किया उन्होंने, एक सेंट्रीफ्यूज नलिका ले ली और उसके अंदर एक विलयन था सीजियम क्लोराइड का। इस सीजियम क्लोराइड में इसके जीवाणु से डीएनए निकालकर इसमें डालकर सेंट्रीफ्यूज करवाया। तो देखा कि ये डीएनए नीचे बैठ जाता है। नीचे इसलिए बैठ जाता है क्योंकि ये भारी डीएनए होता है, क्योंकि इसमें भारी समस्थानिक N15 मौजूद होता है। तो ये नीचे बैठ गए देखिए इस नली के अंदर। अब क्या किया उन्होंने, ये जो डीएनए था N15 इसको वापस एक ऐसे माध्यम में संवर्धित करना चालू कर दिया जिसके अंदर N14 था। और इस संवर्धन करके इन्होंने पहली पीढ़ी प्राप्त की, फिर दूसरी पीढ़ी प्राप्त की, फिर तीसरी पीढ़ी प्राप्त की और फिर चौथी पीढ़ी। इस तरह से उन्होंने हर पीढ़ी में उसका विश्लेषण किया। तो वो देखते हैं कि पहले पीढ़ी के अंदर तो सभी जितने भी रज्जुक थे उनमें सब में एक N15 और एक N14 वाला आ गया। दूसरी के अंदर देखते हैं तो N15 कम होता गया, यानी N जो 15 था वो धीरे धीरे जैसे जैसे ये पीढ़ी बढ़ती है N15 का समावेश कम होता गया और जो N14 था उसकी मात्रा धीरे धीरे है वो इसके अंदर बढ़ती गई। मतलब इसके अंदर इस तरह से बढ़ती गई, इस तरह से
इसके अंदर बढ़ती गई, मात्रा उसकी बढ़ती गई। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि जब नया डीएनए रज्जुक बनता है तो उसमें एक रज्जुक तो पैतृक होता है और एक नवसंश्लेषित होता है। तो जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती गई नवसंश्लेषित रज्जुक बनते गए और N15 वाला कम होता गया, N14 वाला बढ़ता गया। अब इसमें देखिए जैसे जैसे इन पीढ़ियों में हमने इसको सेंट्रीफ्यूज करवाया, यानी एक प्रणाली में लेकर, जो सेंट्रीफ्यूज नलिका थी उसमें लेकर इसको रोटेट करवाया, तो जिस डीएनए के अंदर N15 एक रज्जुक था और दूसरे में N14 वाला था, वो बीच के अंदर उसका घनत्व आया, मतलब बीच के अंदर उसका इस तरह आया, उसका घनत्व इतना ही था। और जो डीएनए जिसके अंदर N14 लास्ट वाला, जैसे चौथी पीढ़ी वाला, उसमें ज़्यादातर N14 आ गए, तो उसका जब घनत्व आया तो वो सबसे कम था, यानी वो ऊपर तैर रहा था। तो N15 वाले तो घनत्व ज़्यादा होने के कारण नीचे बैठ गया, N14 वाला घनत्व थोड़ा कम होने के कारण बीच में रह गया उसका स्तर, और N14 वाला घनत्व सबसे कम होने के कारण ये ऊपर की तरफ तैरने लगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती है, नए रज्जु का संश्लेषण एक नए माध्यम के द्वारा होता रहता है। तो देखिए डीएनए की अर्धसुरक्षित प्रतिकृति की सर्वप्रथम जानकारी या प्रमाण मेसल्सन व स्टॉल ने इकोलाई जीवाणु पर प्रयोग कर उपलब्ध करवाई थी। इन्होंने क्या किया, देखिए मेसल्सन व स्टॉल ने 1958 में निम्न प्रयोग किया। उन्होंने ई कोलाई को अमोनियम क्लोराइड, जिसमें N15 थी, N15 का मतलब ये नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक है, वेट के अंदर भारी है, इसलिए ये नाइट्रोजन अगर डीएनए में जाएगी तो वो डीएनए भारी बनेगा, वेट में भारी बनेगा। तो ये ई कोलाई को उन्होंने N15 यानी अमोनियम क्लोराइड के अंदर इसको संवर्धित करवाया। तो युक्त संवर्धन माध्यम में अनेक पीढ़ियों तक विकसित किया, जिसके परिणाम स्वरूप ई कोलाई में नए बने डीएनए अणु व अन्य दूसरे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में N15 का समावेश हो जाता है। क्योंकि N15 दी उनको तो सब में N15 ही चली जाएगी, नया डीएनए बनेगा तो उसमें भी N15 चलेगी, कोई नया दूसरा नाइट्रोजन युक्त यौगिक बन जाएगा तो उसमें भी N15 चलेगी। तो कुल मिलाकर ये भारी नाइट्रोजनों का समावेश होता गया। ये जो ई कोलाई है, ई कोलाई जीवाणु की अनेक पीढ़ियों का इसी माध्यम में विकसित करने पर डीएनए के दोनों रज्जुकों को N15 का समावेश हो जाता है। डीएनए के दोनों रज्जुकों में, डीएनए के दोनों रज्जुकों में, यानी ई कोलाई जीवाणु की जब अनेक पीढ़ियों तक इस N15 में संवर्धन किया तो देखा गया कि डीएनए के जो दोनों रज्जुक थे, वो दोनों रज्जुक जैसे दोनों रज्जुक थे उनमें दोनों में N15 का समावेश हो गया। अब क्या किया, इस संवर्धन वाले प्राप्त जीवाणु से भारी डीएनए प्राप्त हुआ, इसे डीएनए अलग कर लिया, और जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूज करा के उसका घनत्व मापा सीजियम क्लोराइड की घनत्व प्रमाणता के आधार पर, तो वो नीचे उसके पेंदे में बैठ गया। इस संवर्धन से प्राप्त जीवाणुओं से केवल भारी डीएनए प्राप्त हुआ, क्योंकि ऐसे डीएनए अणुओं में केवल N15 उपस्थित थी, और N15 वाला जो डीएनए है वो भारी होता है। इस भारी डीएनए अणु को सामान्य डीएनए अणु यानी N14 वाले सामान्य डीएनए अणु से सीजियम क्लोराइड की घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग कर सकते हैं। मतलब अगर दो डीएनए ले लिया ना हमने, जैसे एक प्रणाली के अंदर जो सेंट्रीफ्यूज नलिका होती है, एक तो N14 वाला डीएनए ले लिया जिसके दोनों रज्जुक N14 वाले थे और एक N15 वाले थे दोनों रज्जुक, तो हम देखेंगे इसको सेंट्रीफ्यूज कराएंगे, रोटेट करवाएंगे, घुमाएंगे और फिर इसको स्थिर कर देंगे, तो नीचे की तरफ तो N15 वाला बैठ जाएगा और ऊपर की तरफ N14 वाला दिखाई देगा। तो N14 वाला हल्का होता है, N15 वाला भारी होता है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो डीएनए है उसमें N15 का समावेश हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि N14 वाला सामान्य जो डीएनए वो हल्का होता है,
और अगर इसका हम N15 वाले माध्यम में अनेक पीढ़ियों तक विकसित करें तो ये N15 वाला बन जाता है और भारी हो जाता है। तो N14 वाला फिर धीरे धीरे भारी हो जाएगा अगर हम N15 वाले माध्यम में उसका संवर्धन करवाएं। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि जैसे जैसे पीढ़ियाँ बन रही है N14 की जगह N15 का समावेश हो रहा है। अब देखिए उन्होंने क्या किया इस आगे, इसके बाद N15 वाली इकोलाई जीवाणुओं को फिर वापस सामान्य माध्यम दे दिए, यानी N14 वाले माध्यम में स्थानांतरित कर दिया गया और एक निश्चित पीढ़ी अंतराल पर जीवाणुओं को अलग करके उनसे डीएनए प्राप्त कर लिया। जैसे पहली पीढ़ी में प्राप्त कर लिया, दूसरी पीढ़ी में कर लिया, तीसरी पीढ़ी में कर लिया, से डीएनए प्राप्त कर लिया। अब इन सभी डीएनए को अलग अलग सीजियम क्लोराइड की घनत्व प्रवणता पर अलग अलग किया गया कि पहले पीढ़ी में कर लिया, फिर दूसरे में कर लिया, फिर तीसरे में कर लिया। तो जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ेगी N14 बढ़ता जाएगा और वो डीएनए उतना ही हल्का होता जाएगा। तो फिर इसको देखिए, हर पीढ़ी के अंदर उन्होंने इस बात को देखा था और उसका घनत्व मापा। तो देखिए आगे इन्होंने क्या किया कि N15 वाले भारी डीएनए युक्त जीवाणुओं को साधारण अमोनियम क्लोराइड वाले माध्यम में स्थानांतरित करने पर 20 मिनट बाद में बनी प्रथम पीढ़ी में उपस्थित डीएनए का घनत्व मध्यम वाला था। यानी इकोलाई, ये ध्यान रखना, इकोलाई 20 मिनट के अंदर विभाजित हो जाता है। इसकी फर्स्ट पीढ़ी बन जाती है, 40 मिनट में सेकंड पीढ़ी बन जाती है और 60 मिनट में थर्ड पीढ़ी और 80 मिनट में चौथी पीढ़ी बन जाती है। तो 20 मिनट बाद में इनको पहली पीढ़ी प्राप्त हुई, तो जिसका घनत्व क्या था, मध्यम वाला था, क्योंकि यह 100% संकर डीएनए था। संकर डीएनए का मतलब है इसमें एक रज्जु का N14 वाला था और एक N15 वाला था। क्योंकि यह 100% डीएनए संकर डीएनए था, जिसमें एक पैतृक रज्जुक था और एक नया रज्जुक था। और 40 मिनट बाद में देखिए, जब दूसरी पीढ़ी प्राप्त हुई तो इन जीवाणुओं में आधा डीएनए सामान्य हो गया और आधा डीएनए संकर रहा, यानी 100% संकर डीएनए से 50 हो गया। तो ये मतलब कम हो रहा है संकर डीएनए, क्योंकि इकोलाई 20 मिनट में विभाजित होता है। इस प्रकार जैसे आप किताब में दिया गया है तो कि 80 मिनट बाद में क्या होगा, तो 80 मिनट बाद में जीवाणुओं से प्राप्त डीएनए 88% सामान्य हो जाएगा और संकर कितना बचा, केवल 12% संकर बचेगा, संकर रहा। क्यों, देखिए वहाँ पर पहले 100% संकर था, फिर 50 हुआ, फिर अब 12 हो गया। कहने का मतलब है, यानी 20 मिनट में 100 था, 40वें मिनट के अंदर 50 हो गया, 60वें मिनट में 75 हो जाएगा और 80वें मिनट में 12 रह गया। तो हम 80वें मिनट की बात करें, 60 मिनट तो हमने बीच में छोड़ दिया है, तो उसमें 25 हो जाएगा और बाद में 80वें मिनट बाद में 12% हो जाएगा। लेकिन सामान्य डीएनए बढ़ रहा है, देखिए पहले पूरा कुछ भी नहीं था, फिर धीरे धीरे ये सामान्य 50 हो गया, फिर 75 हो गया, फिर 88 हो गया। तो इस तरह से सामान्य डीएनए बढ़ रहा है वापस। देखिए इसको चित्र की सहायता से, तो इससे स्पष्ट होता है कि डीएनए का अर्ध संरक्षित प्रतिकृतिकरण होता है। तो चित्र की सहायता से अपन इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक डीएनए है जिसके दोनों रज्जु को N15 वाले वो है। तो देखिए इसका हमने N14 अमोनियम क्लोराइड माध्यम में स्थानांतरित कर दिया, इसको हमने इसके अंदर स्थानांतरित कर दिया, N14 वाले माध्यम में इसको स्थानांतरित कर दिया। तो 20 मिनट बाद में देखिए क्या होगा, ये खुलेगा और इसका एक रज्जुक तो पुराना है और एक रज्जुक नया है, तो एक पुराना बन गया और एक नया बन गया इसमें। तो ऐसे डीएनए जिसमें एक तो 15 वाला डीएनए है और एक रज्जुक N14 वाला डीएनए, इसको बोलेंगे पर संकर डीएनए। ये क्या कहलाएगा, संकर, ये संकर डीएनए है, संकर डीएनए बन गया। तो इसका जब घनत्व देखा गया सीजियम क्लोराइड के घोल में, तो ये बीच वाला घनत्व है, यानी ये घनत्व कैसा है इसका, ये जो घनत्व आया था ये घनत्व मध्यम था, मध्यम वाला। ये तो नीचे वाला घनत्व था, ये मध्यम वाला, अरे ऊपर वाला घनत्व, तो मध्यम वाला घनत्व आ गया। अब देखिए इसी जीवाणु का संवर्धन 40 मिनट बाद में और देखा गया। 40 मिनट बाद में क्या होगा, वही N14 वाला माध्यम है, यहाँ पर भी कौन सा है, N14 वाला ही माध्यम है। तो देखिए इस डीएनए का एक रज्जुक तो रह गया पुराना और एक बन गया, और दूसरे रज्जुक में एक रेड कलर का सर एक और नया बन गया।
इसी तरह से इस डीएनए का एक तो पुराना था और दो एक नया बन गया, इसमें एक पुराना और एक नया बना। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि सिर्फ 2 डीएनए ही संकर डीएनए प्राप्त हो रहे हैं, 2 डीएनए बिल्कुल सामान्य हो रहे हैं, यानी 50% डीएनए सामान्य हो गए और 50% संकर डीएनए मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि पहले दोनों रज्जु को N15 वाले थे, फिर एक एक हुआ और फिर अब तो दो दो 4 में से सिर्फ 2 डीएनए ही संकर हुए, यानी कम होते जा रहे हैं। तो यानी ये डीएनए तो हो गया N14 वाला और N15 वाला, ये हो गया N14 वाला, ये हो गया N14 N15 वाला और ये हो गया N14 वाला डीएनए। जब इसका सेंट्रीफ्यूज करवाया गया तो देखा गया कि इसका घनत्व, देखिए 2 तरीके से आया, मतलब जो N14 और N15 वाला जो संकर डीएनए था उसका घनत्व तो मध्यम आया, और जिसके दोनों रज्जु को N14 वाला और N14 वाला बन गए, जैसे ये दोनों रेड कलर वाले, तो इसका घनत्व सबसे हल्का था, इसलिए ये इसका घनत्व है सबसे ऊपर दिखाई दिया, ये हल्के होने के कारण सबसे ऊपर आ गए। तो देखिए ये था उसका मेसेल्सन और स्टाल का प्रयोग। मतलब इस साधारण सी बात ये है कि अर्धसृक्षीय प्रतिकृतिकरण मत होता है और एक रज्जु पुराना होता है और एक रज्जु नया संश्लेषित होता जाता है। सेंट्रीफ्यूज, देखिए अपने ये कहा कि सेंट्रीफ्यूज नलिका में जब हमने N15 और N15 दोनों रज्जुक वाला डीएनए लिया तो ये भारी डीएनए था, इसलिए नलिका के नीचे स्थित होता है क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा होता है और ये भारी डीएनए होता है। और जब सेंट्रीफ्यूज नलिका में हमने N14 N15 वाला संकर डीएनए लिया, देखिए ये संकर है, इसमें एक तो N14 और एक 15 है, तो ये नलिका के मध्यम में स्थित था, इसका घनत्व कम होता है और ये संकर डीएनए था। और जब सेंट्रीफ्यूज नलिका में हमने N14 वाला डीएनए लिया जो कि सामान्य डीएनए है, ये नलिका में सबसे ऊपर था क्योंकि इसका घनत्व बहुत कम था, अधिक कम था और ये हल्का डीएनए था। तो जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ रही है वैसे वैसे संकर डीएनए की मात्रा तो कम हो रही है और सामान्य डीएनए की मात्रा बढ़ रही है। तो देखिए आगे अपन इसको और देख लेते हैं थोड़ा इसको, कि जैसे ये है स्थिति अपने पास कि N15 वाले डीएनए युक्त इकोलाई जीवाणुओं को साधारण माध्यम N14 यानी अमोनियम क्लोराइड में स्थानांतरित करने पर अर्धसृक्षीय प्रतिकृतिकरण कैसे होता है। तो देखिए ये N15 युक्त डीएनए है 100%, इसको हमने स्थानांतरित कर दिया N14 वाले सामान्य माध्यम में स्थानांतरित कर दिया। तो 20 मिनट बाद में देखते हैं तो हमें 100% डीएनए N14 युक्त, कैसे 100% डीएनए मतलब संकर डीएनए प्राप्त हुआ अपन को, कैसा प्राप्त हुआ 100% संकर डीएनए, 100% संकर डीएनए प्राप्त हुआ जिसके अंदर एक रज्जुक तो पुराना था और एक नया था, ये था 100% संकर डीएनए प्राप्त हुआ। पहले तो ये 100% एन युक्त था, अब ये हमें संकर डीएनए प्राप्त हो गया 20 मिनट बाद में। और जब 40, ये पहली पीढ़ी की बात है, देखिए कैसे कि जैसे ये था इस प्रकार कि ये एक डीएनए था N15 वाला, तो जैसे ही पहली पीढ़ी आएगी तो इससे 2 डीएनए बन जाएंगे, एक तो जैसे पुराना रज्जुक रह जाएगा और एक एक नया रज्जुक बन जाएगा इस तरह से। तो ये संकर डीएनए है, तो ये देखिए 100% संकर डीएनए था। तो इसको अपन ये यहाँ पर ये लिखना थोड़ा उपयुक्त रहेगा कि 100% संकर डीएनए युक्त, ये यहाँ पर अपन को प्राप्त हो गया। और 40 मिनट बाद में देखते हैं तो फिर देखिए 50% डीएनए तो N14 युक्त अपन को प्राप्त हो जाते हैं और 50% N15 युक्त अपन को प्राप्त होते हैं, यानी 50-50 हो गया। और 60 मिनट बाद में देखते हैं कि 75% डीएनए N14 वाला प्राप्त होता है और 25% डीएनए N15 वाला प्राप्त होता है। और 80वें मिनट में देखते हैं तो यहाँ पर ये अपन को पता चलता है कि 88% डीएनए N14 वाला है और ये 12% N15 वाला युक्त डीएनए है। मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पर N15 था पहले 100%, तो देखिए ये क्या हुआ, पहले संकर हुआ, 100% जो N15 था वो पहले संकर हुआ, फिर 50 हो गया, 50 के बाद में 25 हो गया, फिर 12 हो गया और फिर आगे जाकर ये 6.5 भी हो जाएगा। और जो सामान्य नॉर्मल जो
डीएनए था N14 वाला, वो पहले कुछ संकर था, कुछ भी नहीं था। फिर धीरे धीरे ये पहले संकर में था, फिर धीरे धीरे ये देखिए 50 हो गया, 50 के बाद में बढ़कर ये 75 हो गया, फिर ये 88 हो गया, फिर ये आगे चलकर इससे मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्योंकि अपन नॉर्मल नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो एक एक रज्जु को नया संश्लेषण बनेगा तो उसमें N14 का समावेश होता जाएगा। तो ये स्थिति है अर्धसुरक्षित प्रतिकृतिकरण की। और लास्ट इसमें अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और पढ़ लेते हैं। टेलर और उनके साथियों का विसिया फेबा या विसिया फेबा पर प्रयोग किया गया। तो उन्होंने भी विसिया फेबा पर प्रयोग करके अर्धसुरक्षित मत को थोड़ा और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया। ये जो विसिया फेबा होता है, ये लेग्यूमिनेसी कुल का एक फलीदार पौधा होता है। देखिए, जिसको फाबासेम या फाबाबीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फाबाबीन या फाबासेम भी कहते हैं, या फाबाबीन भी इसको कहते हैं। ये लेग्यूमिनेसी कुल का एक फलीदार पौधा है जिसके अंदर बीज आते हैं और सब्जी बनाने के ये काम में लिया जाता है। टेलर और उनके साथियों ने 1958 में विसिया फेबा या फाबासेम की मूलाग्र, यानी जो मूल होती है उसका जो अग्र सिरा होता है, उस कोशिकाओं पर रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लेकर प्रयोग किया और स्पष्ट किया कि गुणसूत्र में डीएनए अर्धसुरक्षित प्रतिकृति द्वारा बनता है। तो उन्होंने थाइमिडीन ही रेडियो एक्टिव ले लिया, तो ये देखा गया कि जो गुणसूत्र नया बनेगा वो रेडियो एक्टिव थाइमिडीन वाला बन गया। तो इससे ये पता चलता है कि एक रज्जुक तो पुराना था, और जिस पीढ़ी में थाइमिडीन लिया रेडियो एक्टिव, उसमें रेडियो एक्टिव यानी विकिरण सक्रिय थाइमिडीन आ गया। तो इन्होंने प्रतिकृतिकरण को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया है, बल दिया। तो ये आपको याद रखना है कि थाइमिडीन लेकर, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लेकर किसने प्रयोग किया था? टेलर और उसके साथियों ने। और किस पर प्रयोग किया था? विसिया फाबा, जिसको फाबा सेम भी बोलते हैं, एक फलीदार पौधा है जिसकी सब्जी बनती है, लेगुमिनेसी कुल का पौधा होता है, उस पर प्रयोग करते हुए उन्होंने अर्धसुरक्षित प्रतिकृतिकरण को और ज़्यादा बल दिया। आगे अपन पढ़ेंगे कि ये जो डीएनए की प्रतिकृति होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से होता है, कौन कौन से एंजाइम चाहिए, कौन कौन से वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ती है, और ये किस तरह से प्रतिकृतिकरण करता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।